नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम दो टॉपिक सीखने वाले हैं। एक है प्रेडिकेट और दूसरा है क्वांटिफायर्स। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेडिकेट क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और हमें बस इनकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 बाय 1 इनकी ट्रूथ वैल्यू जो भी है वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेडिकेट का कंसेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों, पहला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा टुडे इज़ संडे। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो मान लो कि आज सही में संडे है, तो हमारा जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो होगा ट्रू, बराबर। और अगर आज संडे नहीं है तो हमारा ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी ये जो गिवन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, इसका फिक्स आउटपुट हमें पता है कि आज संडे है तो ट्रू आएगा, संडे नहीं है तो फॉल्स आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर लिखा है x इज़ ग्रेटर दैन 3। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकता है? अब जो कि x का जो वैल्यू है वो दिया नहीं है और हमें पता नहीं कि x इन्होंने क्या कंसिडर किया है। क्या वो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू है हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हम कितना भी ट्राई करें तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बराबर। तो इसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होगा। गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट का भी यही हाल है। यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू जेड। अब पहले स्टेटमेंट में हमें x की वैल्यू पता नहीं थी, अब यहाँ पर x भी है, y भी है और z भी है। तो तीनों कैसे हैं, अननोन है। तो जो कि हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जो होगा, ट्रूथ वैल्यू वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगेन सेम प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट x इज़ ग्रेटर दैन 3, या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो डिपेंड करती है x, उसके साथ में दिया हुआ वेरिएबल, दूसरे केस में x, y और z पर। तो जब तक x, y, z पता नहीं है तो हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 और 3, जिन पर आंसर डिपेंड करता है वेरिएबल की वैल्यू पर, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, प्रेडिकेट। अब इनमें से ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो आपको प्रेडिकेट का आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं, बराबर। ये जो x इज़ ग्रेटर दैन 3 है, इसको मैं इंग्लिश में ऐसे लिखता हूँ, x इज़ ग्रेटर दैन 3। अब यहाँ पर x क्या है हमें नहीं पता, तो हम इसको बोलेंगे वेरिएबल। और इज़ ग्रेटर दैन 3, इज़ ग्रेटर दैन 3, ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रेडिकेट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो सिमिलरली सेकंड केस में क्या है, एक्स वाई इक्वल टू जेड, ये क्या है, हमारे एक्स वाई जेड क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड। और हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू जेड। तो रिटर्न फॉर्म में जो स्टेटमेंट होगा वो बन जाएगा हमारा प्रेडिकेट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक नोटेशन आप यूज़ करते हो, और ये नोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये नोटेशन क्या होता है, कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हो प्रेडिकेट को, और फिर उसके अंदर ब्रैकेट में आप लिखते हो वेरिएबल्स के नाम। यानी जैसे मेरा स्टेटमेंट था x प्लस वाई इक्वल टू जेड, या फिर आपको दिया है x इज़ ग्रेटर दैन 3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p इंटू ब्रैकेट x, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, बराबर। एक ही वेरिएबल होने के कारण यहाँ पर p इंटू ब्रैकेट x इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अगर हम कंसिडर करते तो ज़रूरी नहीं कि आपने हर बार p ही यूज़ करना चाहिए, आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो, बराबर। तो मैंने इस्तेमाल किया है q। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, बराबर। तो x, y और z ये मुझे ब्रैकेट में लिखने होंगे। तो यहाँ पर आएगा x, y एंड देन z। तो इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। तो ये जो px है, इसका मतलब क्या होता है कि px इज़ अ वैल्यू ऑफ
प्रीपोजिशनल फंक्शन p एट x, बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि x की वैल्यू जो देने पर इस फंक्शन का आउटपुट क्या आता है वो फाइंड आउट करता है px। यानी जैसे कि मान लो कि आपको x इज़ ग्रेटर दैन 3 दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ x, और मैंने पूछा आपको x इज़ इक्वल टू 2, तो अभी आप क्या लिखोगे इसको, p इंटू ब्रैकेट 2, और ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा, x इज़ ग्रेटर दैन 3, यानी 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, बराबर। तो जब x इक्वल टू 2 दिया था तो हमारे p ऑफ 2 की आउटपुट क्या थी, फॉल्स। तो ये px क्या रिप्रेजेंट करता है, ये px रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ दैट प्रीपोजिशनल फंक्शन p एट x, यानी p को x पास करने पर क्या आएगा आंसर, रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x। और इसी पर छोटे छोटे एग्जांपल्स हमें पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलो इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पहला है, काफ़ी सिंपल है, लेट p ऑफ x डिनोट्स द स्टेटमेंट। तो ये जो दिया है ऊपर वाला स्टेटमेंट वही यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमें दिया है p ऑफ x का मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ कोलन करके ताकि हमें याद रहे। सो p ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 3। व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ p ऑफ 2 एंड p ऑफ 4। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ 4, सिमिलरली फाइंड आउट करना है p ऑफ 2। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस क्या करना है, x की वैल्यू 4 कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, ये तो करेक्ट है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। सेकंड केस में हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 कंसीडर करनी है। सो 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो यहाँ पर क्या आता है, फॉल्स आता है, बराबर। यानी जब आपके पास x की वैल्यू दी है, जैसे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, तब आप क्या कर सकते हो, प्रेडिकेट का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले केस में हमारा आंसर आता है ट्रू और दूसरे केस में आता है आंसर फॉल्स। एक और छोटा सा प्रॉब्लम इसी कैटेगरी का हम सॉल्व करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स दिए x, y, z। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ कि गिवन क्या है, rx कोलन करके x प्लस वाई इक्वल टू z आना चाहिए। तो जो नेक्स्ट है वहाँ पर दिया है r इक्वल टू, ये जो पहला है 1 2 3 1 2 3, बराबर। यानी यहाँ पर जो x है ये है x जिसकी वैल्यू 1 है, ये है y, ये है 2 और ये है z। तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू z आता है कि नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट क्या होगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 आता है, बराबर। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस केस में हम लिखेंगे द स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ ट्रू। और सेकंड केस जो है हमें क्या दिया है, r इक्वल टू, ये रहा सेकंड केस, 0 0 1। तो अभी हमारा x क्या बनेगा, 0, y 0 है और z इक्वल टू 1 है। तो अगेन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू z, यानी हमें क्या पास करना होगा, 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 1। तो ऐसा कभी होता नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है इसका आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है फॉल्स। तो इतने सिंपल से प्रॉब्लम यहाँ पर हमें पूछे जाते हैं। अब एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड टर्म है आप देख सकते हो, n प्लेस प्रेडिकेट और n एरे प्रेडिकेट। जनरली ये क्या होता है कि जैसे हमने एग्जांपल देखा था p ऑफ x, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल पर काम करता है, तो n की वैल्यू होगी 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 प्लेस प्रेडिकेट। तो ये होगा मेरा 1 प्लेस प्रेडिकेट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया था q इक्वल टू एक्स वाई, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलेंगे, 2 प्लेस प्रेडिकेट। और सिमिलरली अगर हमें दिया है r x y z, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, अभी 3 होगी, तो इसको 3 प्लेस प्रेडिकेट हम बोलेंगे, बराबर। तो ये है सिंपल सा टर्म। नाउ अब एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें पता होती है, बराबर। प्रीपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हमें पता होता है। लेकिन जो हमारा प्रेडिकेट है, बराबर, तो प्रेडिकेट की भी हम ट्रूथ वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो हमारा प्रेडिकेट है
इसको हमें प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करना होगा, बराबर। हमें क्या करना होगा, प्रेडिकेट को प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करना होगा। और ये जो प्रोसेस होती है, इस कन्वर्जन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफिकेशन बोलते हैं, बराबर। इसका नाम होता है क्वांटिफिकेशन, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेडिकेट्स टू द प्रीपोजिशन कॉल्ड एज अ क्वांटिफिकेशन। और ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिफायर्स, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेडिकेट टू द प्रीपोजिशन कॉल्ड एज अ क्वांटिफिकेशन, इट इज़ डन बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स, बराबर। अब क्वांटिफायर्स जनरली क्या होते हैं, तो क्वांटिफायर्स बस रेंज रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर, कि जो आपका प्रेडिकेट है उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी, लेकिन कितने एक्सटेंट तक। यानी जैसे अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल पता है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली थी, 1, 2 और 3, तो ये 3 वैल्यू ये हो गए हमारे रेंज, तो इसके लिए प्रेडिकेट की वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है। अगेन ये 3 वैल्यू हो गई हमारी रेंज, इसके लिए वैल्यू फॉल्स आती है। तो जनरली क्वांटिफायर्स हमें ये बताते हैं कि हमारी जो प्रेडिकेट्स है उसकी ट्रूथ वैल्यू को कौन सी रेंज तक रहेगी, बराबर, रेंज ऑफ एलिमेंट्स। और ये अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपको क्वांटिफायर्स के लिए ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ऑल यानी फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज़ के लिए, सम यानी कुछ वैल्यूज़ के लिए, मेनी वैल्यूज़, नन। तो ऐसे कुछ क्वांटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं या ये जो प्रोसेस होती है क्वांटिफिकेशन, ये 2 तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, बराबर। यानी जो आपकी रेंज है वो क्या है, तो यूनिवर्सल यानी क्या होता है कि जो आपका प्रेडिकेट है, द प्रेडिकेट इज़ ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन, बराबर। इस पर ध्यान में रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे प्रेडिकेट की वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है, यानी फॉर ऑल वगैरह जो है। दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है, देयर इज़ वन और मोर एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन फॉर विच द प्रेडिकेट इज़ ट्रू। अब यहाँ पे बदल गया है, तो यहाँ पे वन और मोर, यानी इसको सिंपली आप कैसे समझोगे, तो यूनिवर्सल बोलता है कि ऑल वैल्यूज़ के लिए आपका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। लेकिन ऑल यानी कौन से वैल्यूज़, तो जो आपने कंसिडर किए हैं उसके लिए, बराबर। ऑल यानी सभी नहीं, जो आप डिस्कस कर रहे हो वैल्यूज़ को, उसको डोमेन बोला जाता है, उस पर ही। एग्जिस्टेंशियल क्या बोलता है, सम वैल्यूज़ के लिए, अगेन जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके रिलेवेंट जो सम वैल्यूज़ है उसके लिए ही रिज़ल्ट ट्रू आता है, बराबर। और एक और छोटा सा टर्म होता है कॉल्ड एज अ प्रेडिकेट कैलकुलस, यानी एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। तो दोस्तों आपको यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल का एक इनिशियल आइडिया तो आ गया होगा। तो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टर्म्स क्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और गेट में भी इस पर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, सो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, बराबर। यानी जो आपने प्रेडिकेट कंसीडर किया है और जो आप रेंज कंसीडर कर रहे हैं वैल्यूज़ की, उसके लिए क्या होता है, द प्रीपोजिशन असर्ट्स दैट पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन दिस डोमेन। यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या बोलता है कि जो आप डोमेन कंसीडर कर रहे हो, डोमेन यानी सारे वैल्यूज जो आप डिस्कस कर रहे हो, उसके लिए आपका जो प्रेडिकेट होगा उसका रिज़ल्ट हमेशा ट्रू आएगा, बराबर। किसके लिए, तो डोमेन में जितने भी वैल्यूज़ हैं सभी के लिए प्रेडिकेट का रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब जब भी आप ये क्वांटिफिकेशन प्रोसेस अप्लाई करोगे, ध्यान रखना, हम क्वांटिफिकेशन यानी क्या कर रहे हैं, हम प्रेडिकेट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ प्रीपोजिशन, बराबर। प्रेडिकेट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ प्रीपोजिशन, और ऐसा तभी हो सकता है जब प्रेडिकेट के अंदर जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू आपको पता हो, और उनको हम वैल्यू असाइन करने का काम करें बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स, बराबर। प्रेडिकेट के वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करता है क्वांटिफायर्स, और उसके 2 मेथड है, तो उनमें से पहला है यूनिवर्सल। तो यहाँ पर जो भी डोमेन हम कंसिडर करते हैं, बराबर, तो ये डोमेन हमें कंपलसरी बताना होता है, क्योंकि डोमेन नहीं बताया तो हम इन वैल्यूज़ को बाउंड नहीं कर पाएंगे प्रेडिकेट के साथ, और बाउंड नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। और दूसरा कि अगर आप डोमेन बदल देते हो, बराबर, आपने डोमेन बदल दिया तो क्या होगा, तो आपकी प्रेडिकेट का मीनिंग भी बदल जाएगा। अब मैथ में इसका एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बराबर।
तो ये कुछ उल्टा ए जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसको हम कैसे रीड करते हैं, फॉर ऑल बराबर, फॉर ऑल बराबर, या फिर फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू बराबर। तो यहाँ पर जो हमें प्रेडिकेट दिया था पी ऑफ एक्स, इसको मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स द प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू। इसको कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी जो हम डोमेन डिस्कस कर रहे हैं बराबर। डोमेन यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑल रियल नंबर्स बराबर, ऑल रियल नंबर्स, या फिर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जो भी आप डिस्कस करिए, या इवन नंबर्स बराबर। तो ये बन जाएगा डोमेन। तो उसमें से सभी वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स द स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू। तो इसको बोला जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स अगर पूछे जाते हैं तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें पूछा गया था पी ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट, और तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि हमें पी ऑफ एक्स दिया है और ये क्या है, एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन एक्स। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन। तो इस स्टेटमेंट पर हमने क्या किया, प्रेडिकेट पर हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर अप्लाई किया है बराबर। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन एक्स। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर्स पर, मतलब जो भी हम डिस्कस करें तो हमारा डोमेन बन गया है रियल नंबर। तो उस केस में ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर मैंने इस प्रेडिकेट पर अप्लाई किया है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा। अब यहाँ पर मान लो कि x की वैल्यू मैंने कंसीडर की है 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 प्लस 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 1। तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू कंसीडर कर ली 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 2। तो अगेन ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। सिमिलरली मैं कंसीडर करता हूँ x इक्वल टू 3, तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ट्रू आएगा। तो सिमिलरली अगर आप ऐसे सभी वैल्यूज़ के लिए ट्राई करते हो, 4, 5, 6 सभी वैल्यूज़ के लिए, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो स्टेटमेंट फॉर्म है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स द पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ट्रू आता है भाई। हाँ, कि इसके लिए हम अगर डोमेन कंसिडर करें रियल नंबर्स का और हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर का इस्तेमाल करें, तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या पूछा गया है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स दिया है और क्यू ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स इज़ लेस देन 2। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सल क्वांटिफायर फिर से अप्लाई किया है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है हमारा, एक्स इज़ लेस देन 2। सो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स इज़ लेस देन 2। तो ऐसा इसको हम रीड करेंगे। वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी अगेन मैं एक्स की वैल्यू कंसिडर करता हूँ 1, 2, 3, 4 चलता ही रहेगा बराबर। तो अगर मैं इस एग्जांपल में फर्स्ट एक्स की वैल्यू कंसिडर करूँ 1, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 इज़ लेस देन 2, यानी ये ट्रू आएगा। अगर मैं x की वैल्यू कंसिडर करूँ 2, 2 इज़ लेस देन 2, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन 2, 2 इज़ इक्वल टू 2। अगर मैं 3 कंसिडर करूँ तो अगेन ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और ऐसा चलता ही रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमारा खाली इस एग्जांपल के लिए रिज़ल्ट ट्रू आता है, बाकी सभी केस में वो क्या आता है, फॉल्स आता है, फॉल्स आता है। तो इसका मतलब जो आपने क्वांटिफिकेशन मेथड यूज़ की है इसके लिए वो क्या है, गलत है। तो ये क्वांटिफिकेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, आपका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस केस में ट्रूथ वैल्यू जो पूछा गया हमारा इस स्टेटमेंट का, वो क्या है, फॉल्स आता है बराबर। यूनिवर्सल का मतलब क्या आता है, सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा प्रेडिकेट का रिज़ल्ट ट्रू आता है, सभी वैल्यूज़ के लिए। चलो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट, जो कि है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्या होता है, मैथमेटिक्स में जनरली कुछ वैल्यूज़ होते हैं बराबर। तो कुछ वैल्यूज़ के लिए हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। तो कोई रूल है, मान लो रूल R है, और ये हमारा ट्रू रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन सभी वैल्यूज़ के लिए बराबर, नॉट ऑल वैल्यूज़, किसके लिए, सम वैल्यूज़ के लिए या फिर फ्यू वैल्यूज़ के लिए।
तो इस टाइप के स्टेटमेंट फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते बाय यूजिंग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, बराबर। इसका सिंबॉलिक नोटेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये होता है ई जैसा नज़र आता है ये, तो ये है ई। तो इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं देयर इज़ एन एक्स, यानी देयर इज़ एन वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर देयर इज़ एटलीस्ट वन एक्स, या फिर फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू, बराबर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे ही रीड करते हैं, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू। तो जैसे यूनिवर्सल क्या बोलता है, सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। एग्जिस्टेंशियल बोलता है कुछ वैल्यूज़ के लिए रिजल्ट ट्रू है। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर पहला सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेट पी ऑफ एक्स डिनोट द स्टेटमेंट, बराबर। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, पी ऑफ एक्स डिनोट द स्टेटमेंट एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन। अभी यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपने यूज़ किया है, बराबर। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। अगर आप डोमेन कंसिडर करते और रियल नंबर्स, तो आपका ट्रूथ वैल्यू खाली हमें बताओ। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू अगेन हम 1 2 3 ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 ऐसा। अगर हम x की वैल्यू 1 पास करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। 3 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। नेक्स्ट 4 इज़ ग्रेटर देन 3, हाँ, तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अगेन 6 इज़ ग्रेटर देन 3, रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर हमारे कुछ वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे जो बाउंडिंग मेथड यूज़ किया वो एग्जैक्टली करेक्ट है, बराबर। कुछ वैल्यूज़ के लिए हमारा ये लॉ प्रूव होता है, कुछ वैल्यूज़ के लिए नहीं। तो यहाँ पर हमारा ट्रूथ क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, हमारा ट्रू होगा कि आपका स्टेटमेंट सही है। कुछ वैल्यूज़ के लिए x इज़ ग्रेटर देन 3 होता है, कुछ के लिए नहीं। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है q ऑफ x। तो अगेन q ऑफ x मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, दैट इज़ x इक्वल टू x प्लस 1। तो व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन। तो अगेन यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल का इस्तेमाल इन्होंने किया है और पूछा है कि जो स्टेटमेंट फॉर्म है फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। अब आपको पता चल गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा, बराबर। ये क्या बोलता है, कुछ वैल्यूज़ के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू आता है। और अगेन हम कंसिडर करें रियल नंबर्स, तो कुछ वैल्यूज़ है नहीं क्या, तो अगर मैं कंसिडर करूँ 1 2 3 ऑनवर्ड्स, तो ये रिज़ल्ट कभी भी ट्रू नहीं आएगा। हमारा स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 1 पास की तो रिज़ल्ट क्या आता है, 1 प्लस 1, तो ये तो 2 आता है। अगर मैंने 2 पास किया तो ये क्या आता है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आता है। तो यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है। नेक्स्ट केस में भी क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बराबर। तो इन्होंने कहा है कि कुछ वैल्यूज़ के लिए, रियल नंबर जो डोमेन है उसमें से कुछ वैल्यूज़ के लिए हमारा ये लॉ क्या होता है, प्रूव होता है, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी होगी फॉल्स, बराबर। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रेसिडेंस। काफ़ी सिंपल सा है। तो अगर आपको याद है हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, लॉजिकल कनेक्टिव्स जो अलग अलग देखे थे, तो उसका प्रेसिडेंस आपको मैंने बताया था, जैसे निगेशन पहले आएगा, फिर एंड और वगैरह आएगा। तो वैसे क्वांटिफायर्स में इनका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा रहेगा, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। तो यह है सिंपल सा टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कि कभी कभी क्या होता है, आपको पूछा जाता है कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए हैं और उस पर आपको खाली निगेशन अप्लाई करना है। तो निगेशन अप्लाई करना यानी क्या होना, कि अगर आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया है तो वो एग्जिस्टेंशियल में बदल जाता है, और अगर एग्जिस्टेंशियल दिया है तो आपका यूनिवर्सल में बदल जाता है। और प्रेडिकेट पर भी यही रूल अप्लाई होगा। तो ये नॉर्मल प्रेडिकेट दिया है तो वो निगेशन प्रेडिकेट हो जाएगा, बराबर, इस तरह कन्वर्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे बस कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू। तो इस पर निगेशन अप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स इज़
नॉट ट्रू, बराबर। सेम फॉर द नेक्स्ट वन, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स निगेशन पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे निगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा पी ऑफ एक्स और यूनिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल। और आगे आप देख सकते हो सम फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स निगेशन पी ऑफ एक्स, और आगे नहीं बदल जाएगा सम वैल्यूज़ पी ऑफ एक्स। सेम फॉर द नेक्स्ट। तो ये जो बेसिक आइडिया है ये हमेशा ध्यान में रखना, बराबर। तो क्योंकि इस पर भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, डायरेक्टली ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली ये आपके नोटेशन फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, negate the following statement such that symbol tilde sign या not sign doesn't appear outside the square bracket। तो अभी हमें क्या दिया है, हमें दिया है स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो p ऑफ x क्या है हमारा ट्रू आता है। तो p ऑफ x क्या दिया है हमें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 0। तो पहला पार्ट तो हमें पता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एग्जिस्टेंशियल में बदल जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है इस पर हमें क्या करना है, निगेशन अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन 0 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन 0। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, ये है एग्जिस्टेंशियल, तो ये बदल जाएगा यूनिवर्सल में, ओके। और अगेन x.2 यानी x इंटू 2 इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, x इंटू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इतना आसान होता है, इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, तो आप क्या करोगे, हर एक को कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर इसको रीड कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स देयर इज़ वैल्यू ऑफ वाई, बराबर। कैसे रीड करते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स देयर इज़ वैल्यू ऑफ वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये कैसे बदल जाएगा, तो ये बदलेगा, अभी एग्जिस्टेंशियल एक्स होगा और ये बन जाएगा यूनिवर्सल y यानी फॉर ऑल वैल्यूज़, और हमें बस क्या करना होगा, नॉट इक्वल टू अप्लाई करना होगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है हमें पूछे जा सकते। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में उल्टा हो सकता है कि डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू लॉजिकल नोटेशंस निगेशंस वगैरह, और वहाँ पे यूनिवर्सल वगैरह जो भी क्वांटिफायर दिए वो आपको ही आइडेंटिफाई करने और उसको सिंबॉलिक में रिप्रेजेंट करना और वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है। तो यहाँ पे देखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, पहले हम इसको क्या करते हैं, नोटेशन में लिख लेते हैं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू यानी क्या, कोई भी वैल्यू हो एक्स की, तो ये बन गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये हमारा है प्रेडिकेट। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि नॉन निगेटिव बोला है यानी ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0 आएगा। अब इस पर हमें निगेशन अप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा, तो निगेशन अप्लाई करने पर ये बन जाएगा सम वैल्यूज़, बराबर। और एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आप कैसा लिख सकते हो कि इसको अगर वापस कन्वर्ट करना है तो वापस आप लिख सकते हो कि फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0, बराबर। फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इज़, अगर आपको पूछा गया है वैसे लिख देना, लेस दैन और इक्वल टू 0, या फिर आप नॉन नेगेटिव है तो आप डायरेक्टली पॉजिटिव वगैरह ऐसा कर सकते हो, नेगेटिव वगैरह डायरेक्टली लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इज़ नेगेटिव वगैरह। तो आप देख लेना उसको कैसे कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसका आंसर लिखता हूँ सिंबॉलिक नोटेशन में। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स यानी ये बन गया यूनिवर्सल, देयर इज़ सम वैल्यू ऑफ वाई यानी ये बन गया एग्जिस्टेंशियल, बराबर। सच दैट एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। अब इस पर निगेशन अप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारा, तो ये यूनिवर्सल का एग्जिस्टेंशियल में बदल जाएगा, एग्जिस्टेंशियल बन जाएगा यूनिवर्सल, और ये इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू हम लिख देंगे खाली, एक्स इंटू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो अगेन कैसे लिखोगे, इसको कैसे रीड करेंगे हम, इस स्टेटमेंट फॉर्म को कैसे रीड करेंगे कि देयर इज़ सम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, या फिर देयर इज़ सम वैल्यू ऑफ
x and for all values of y x into y is not equal to 1। और तीसरा तो उससे भी आसान है, देयर आर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सच दैट x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 0। देयर आर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, अब निगेटिव भी हो सकता है, तो कुछ वैल्यूज़ है जो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, तो हम सिंपल यहाँ पर x और y अप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 लिख दे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि किस बेसिस पर आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव है, बराबर। तो यहाँ पर हमें एक और स्टेटमेंट ऐड करना होगा, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x क्या है, पॉजिटिव, एंड y भी पॉजिटिव है तो उसके लिए y इज़ ग्रेटर देन 0, बराबर। और अब हम अप्लाई करेंगे x इंटू वाई ग्रेटर देन 0। तो खाली ये अगर लिख देते तो हमें जस्टिफाई नहीं होता x की वैल्यू क्या है, सम वैल्यूज़ तो बोल रहे हो लेकिन वो पॉजिटिव है ऐसा पता नहीं चलता। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे पता चलता है कि दोनों पॉजिटिव है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम इस पॉइंट के एंड में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो आप, काफ़ी सिंपल होता है और जनरली ये गेट में भी आते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ कैटेगरी में आते हैं। अभी आपको पूछा गया अगेन निगेट करो स्टेटमेंट फॉर्म को, बराबर। तो कैसे निगेट करेंगे, तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा सिंबॉलिक नोटेशन। एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ टेकन कोर्स इन कैलकुलस। एवरी स्टूडेंट यानी क्या आ गया कि अगर मैं x कंसिडर करता हूँ एज x इज़ अ स्टूडेंट, बराबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले नोटेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ स्टूडेंट, और ये कौन सा स्टूडेंट है, जिसने कैलकुलस में क्या कहते हैं पार्ट लिया है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, p ऑफ x, यानी x स्टूडेंट इज़ टेकन पार्ट इन कैलकुलस। तो यहाँ पे पूछा गया एवरी स्टूडेंट, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x p ऑफ x इज़ ट्रू, यानी क्लास के सभी बच्चों ने कैलकुलस ये जो कोर्स है इसमें इनरोल किया है। तो हमें निगेशन अप्लाई करना है, तो हमारा स्टेटमेंट फॉर्म क्या बनेगा, अभी निगेशन पर इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट फॉर्म होगा, बराबर। तो हम कैसे बोलेंगे, देयर आर सम स्टूडेंट इन अ क्लास हु हैव नॉट टेकन अ कोर्स इन अ कैलकुलस, बराबर। तो इस तरीके से हम यह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से अगर अगला हम देखेंगे, देयर इज़ हॉनेस्ट पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज़ हॉनेस्ट पॉलिटिशियन, तो ये उसका स्टेटमेंट फॉर्म होगा, यानी x इज़ अ हॉनेस्ट पॉलिटिशियन। तो इस पर निगेशन क्या आएगा, देयर आर सम पॉलिटिशियन, देयर आर ऑल द पॉलिटिशियंस आर, हम इसको डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं, बराबर। तो ऐसा होगा, ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर, यानी ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर्स, बराबर। तो इसका निगेशन क्या आएगा, सम अमेरिकन्स डू नॉट ईट चीज़ बर्गर्स, बराबर। तो ये इतना सिंपल सा टॉपिक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इससे हमें और हौसला मिलेगा ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।